हेलो। प्यारे ओबीसी भाइयों और बहनों, सभी को मेरा जय विज्ञान, जय संविधान। आज इस फेसबुक लाइव में ओबीसी जातिगत जनगणना अभियान के अंतर्गत यह जो फेसबुक लाइव आज अभी शुरू है, उसमें ओबीसी जागृति, यही आरक्षण प्रक्रिया में सहभागिता, इस विषय पर मैं आपके सामने मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मैं लक्ष्मीकांत लोलगे, जिलाध्यक्ष, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन। मित्रों, इस विषय पर मैं अपने विचार अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं अभिवादन करना चाहूँगा हमारे महामानवों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर हमारी उन्नति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। राजपुत्र सिद्धार्थ से भगवान गौतम बुद्ध इस अपनी जीवन में जिन्होंने शांति और सुख का संदेश दुनिया को दिया, वो भगवान गौतम बुद्ध। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक राजर्षि शाहू महाराज, दुनिया का सर्वोत्तम संविधान भारत को देने वाले भारत रत्न विश्व वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, स्त्री मुक्ति की दाता, स्त्रियों को शिक्षण के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाली सावित्री आई फुले, संत तुकाराम। जैसे कि आपको पता होगा, वारकरी संप्रदाय में कहा जाता है कि ज्ञानदेवे रचियाला पाया, तुका झाला से कळस। मैं ये कहना चाहूँगा कि तुका नामदेवे रचियाला पाया, तुका झाला से कळस। इस संत संप्रदाय में जिस संत का और एक अमूल्य योगदान है, वह है संत नरहरि महाराज। संत नरहरि महाराज चूँकि शैव और वैष्णव इस भेद में अटके हुए थे, चूँकि वे विट्ठल और शिव इस भक्ति में, इसके भेद में इतने अटके हुए थे, लेकिन उन्हें यह साक्षात्कार हुआ कि शैव और वैष्णव एक ही है, और उन्होंने यह संदेश पूरी दुनिया को दिया कि सब समान है। मतलब एकता के सूत्रधार, एकता के साक्षात्कार को दुनिया में फैलाने वाले श्री संत शिरोमणि नरहरि महाराज, इनको मैं अभिवादन करता हूँ। बहुजनों के राजा, बहुजन राज्य निर्माता, बहुजन राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। इनके साथ साथ जिन्होंने समस्त पीड़ित शोषित वर्ग के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उन सभी को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। चूँकि मैं पहले अपना परिचय दे चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, बस इतना ही कह पाऊँगा कि ओबीसी जाति न्याय जनगणना या ओबीसी की ये जो मूवमेंट है, इसमें मेरा जो योगदान है, इसका पूरा श्रेय मैं हमारे मित्र और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विलास जी काळे, इनको दूंगा। उनके साथ में प्रदेशाध्यक्ष माननीय ज्ञानेश्वर जी गोरे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माचनवार सर जी, ये तीन व्यक्तिमत्व ऐसे हैं मेरे ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे इस धारा में, इस विचारधारा में उंगली पकड़ कर लाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत कर सकूं। भाइयों, जैसे कि हम ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ओबीसी प्रवर्ग में आने वाली सोनार समाज
जिसे कि सोनी कहा जाता है, कई जगह पे स्वर्णकार भी कहा जाता है, उस जाति से मैं आता हूँ। वैसे तो बात प्रवर्ग की चल रही है, जाति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं मेरी जाति के बारे में और ओबीसी प्रवर्ग के प्रति उसकी उत्तरदायित्व के बारे में कुछ मेरे विचार रखना चाहूँगा। साथियों, यह जो जाति है, यह मूलतः सोने चांदी के आभूषण बनाना, जेवरात बनाना, रत्न और व्यापार, रत्न जेवर इनका व्यापार करना, इस तरीके से जनजीवन में इस जाति का कार्य है। होता यूँ है कि हम लोग सोने चांदी की चकाचौंध में रहते हैं, इसलिए कभी कभी यह हमारे ऊपर समाज की देखने की दृष्टि बन जाती है कि जब यह लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जब ये लोग इतने सधन है तो ये पिछड़ा वर्ग में कैसे, यह सबसे पहला सवाल उठाया जाता है। उसके बाद में हम लोग भी जब हमारे इससे कुछ जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, कुछ गुणजन लोग जो संपन्न है, इस वर्ग को आमतौर पर संपन्न वर्ग के नज़र से देखा जाता है और यह भ्रम पैदा किया जाता है कि यह वर्ग सर्वथा संपन्न होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग कैसे। और विडंबना यह है कि हम लोग भी इसी मायावी संपन्नता को सच मानकर आत्मविभोर हो जाते हैं और खुद को प्रतिष्ठान होते हैं। देखकर यह भ्रम निश्चित तौर पर पैदा होता है, किंतु यह सच्चाई नहीं है। यह एक ऊपरी आवरण जिसे कहते हैं वो है। इस सच्चाई ये समाज को आज तक इस व्यवस्था ने हमेशा ही प्रताड़ित कर रखा हुआ है, या इस व्यवस्था ने, दूसरी भाषा में ये कहा जाएगा कि इस व्यवस्था ने संदिग्ध नज़र से देखा हुआ है। अब तो यह जाति व्यापार विशेष के लिए राजस्थान से विस्थापित होकर भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, किंतु ऐसा होने के बाद में चूंकि यह सोने चांदी से मौल्यवान धातु से संबंधित होने के कारण हमेशा इस शक की दृष्टि से देखा गया है। जैसे कि लोग कहते हैं कि ये सोना चोरी किया जाता है, तो सबसे पहला ठप्पा मुझे दुख है इस बात का कि हम पर चोर का लगाया जाता है। और इतना ही नहीं साथियों, एक मराठी कहावत है जिसमें कहा गया है, सोनार शिंपी कुलकर्णी अप्पा यांची संगत नको रे बाप्पा। तो इसका मतलब ये हुआ, और इस कि सबसे पहला नाम सोनार का आता है। कितनी दुखदायक बात है कि समाज ये कहता है कि सोनार शिंपी कुलकर्णी अप्पा इनकी संगत भी नहीं करनी चाहिए। जब मैं मेरी जाति का इतिहास देखता हूँ तो मुझे यह दिखता है कि देश के कई इलाके हैं, कई भाग है, आज भी है। यह दुखद बात है। हम स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी आज भी यह अवस्था है, यह स्थिति है कि सोनारों के घर पानी पीना यह भी गुनाह माना जाता है। बहुत सारे लोग सोनार के साथ में बेटी तो जाने दीजिए, रोटी का भी व्यवहार करना अपमानस्पद मानते हैं। मेरे भाइयों, जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, शायद ये मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। मेरी जानकारी जहाँ तक है उसके हिसाब से पेशवाओं के काल में सोनार समाज की जो चाल रीतियाँ है, कुछ रीतियाँ है, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों? देखने की दृष्टि ये की है कि ये चोर है। कितना बुरा लगता होगा कि आज हम किसी को चोर अगर कहते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती होंगी। इन सामाजिक विपरीत परिस्थितियों में यह समाज जी रहा है। भाई और बहनों, ये जो स्थिति है, मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास प्रमाण है। सामाजिक प्रमाण तो है ही, इसके बावजूद ये व्यवस्था का भी हो, शासन किसी का भी हो, आज भी यह व्यवस्था हमारे तरफ दूषित दृष्टि से देखती है। जैसे कि घटना में संविधान में 411वां कलम है,
ये 411वां कलम यह हमारी सोनी जाति के लिए, स्वर्णकार जाति के लिए एक जख्म है, जख्म। क्योंकि इसमें एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई चोर चोरी करता है और वो चोर बताता है कि मैंने लोलगे साहब को यह बेचा है, तो पुलिस कुछ भी नहीं देखेगी, सीधा मेरे शोरूम पे आएगी, धाड़ डालेंगी और बोलेंगे कि तुमने ये सोना चोरी किया है, मुझे रिकवरी दो। बात रिकवरी की नहीं है। जो सज्जन पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, ईमानदारी से 2 पैसे कमा रहा है, उस सज्जन को अगर तुम जाकर बोलोगे कि तुम चोर हो, तुमने चोरी का माल लिया है, चोरी की है, तो उस पर क्या बीतती होंगे। विषय यही नहीं है, सिर्फ उसे इतना ही नहीं कहा जाता, होता यह है कि उससे रिकवरी मांगी जाती है, उससे प्रताड़ित किया जाता है, इस हद तक कि उसके परिवारजनों को भी दुख दिया जाता है, वे भी मानसिक दृष्टि से विकलांग हो जाए, मानसिक दृष्टि से उन्हें पैसा, उसकी जो सामाजिक वह यू है। स्वर्णकार बांधवों ने, मुझे दुख है, कलम 411 की वजह से आत्महत्या की है। कई घर बर्बाद हुए हैं। अभी अभी बिरादरी का एक सिख का केस हुआ था, वो सज्जन के तरफ सिर्फ उंगली बताई गई, तेलंगाना के पुलिस आए सर, और वो पुलिस ने रेस्ट हाउस में लेकर उनको प्रताड़ित किया। अगर वो दोषी है तो उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाना चाहिए, थाने में ले जाना चाहिए, जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको जो भी है सत्य खोजना चाहिए। ये नहीं, उन्हें रेस्ट हाउस में ले जाया गया, वहाँ उन पर मानसिक तौर पर उनकी प्रताड़ना की गई और बात ये हुई, मुझे दुख है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई मेरे सोनर बांधव है। मैं ये इस विषय पर इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि समाज की और व्यवस्था की, मेरे समाज की तरफ देखने की दृष्टि क्या है। तो होता ये है कि ऐसी परिस्थितियों में मेरे बंधुओं के पीछे अगर कोई खड़ा नहीं रहा तो व्यक्ति इस दुनिया से उड़ जाता है, इस समाज से उड़ जाता है। ये बात, यह एक बाजू हो गई इस विषय की। बाजू ये है कि चूंकि हम इन सब सोने चांदी और पैसों में खेलते हैं तो हम खुद को पिछड़ा मानने से इनकार कर देते हैं, हमें लज्जा लगती है, और जब ऐसा कुछ पर तब हमें संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। और शतकों से इस समाज को देखने की ये जो दूसरी दृष्टि है, उसके कारण मेरा समाज सामाजिक विषमता से जूझ रहा है। और इन सब चीज़ों को अनदेखा कर भी वह आत्मविभोर हो जाता है। यदि एक बाजू है, दूसरी बाजू है कि वो खुद को पिछड़ा मानने से भी इनकार कर देता है, क्योंकि वह आत्म विभोर हो चुका है वो। तो यह जो आत्म विभोर हो चुका समाज है, मैं मेरी जाति के बारे में कह रहा हूँ, वो इस तरीके से सामाजिक दृष्टि से प्रताड़ित है। मेरे समाज में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं तो झोपड़ी में भी रहने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि सोनार होते हुए भी सब्जियाँ बेचने वाले, फल बेचने वाले, हाथ गाड़ी पर काम करने वाले, पांठेले वाले, इस तरीके का भी यह वह आर्थिक हो गया। मैं सामाजिक दृष्टि से मैं आपको बता चुका हूँ कि सामाजिक दृष्टि से भी यह समाज प्रताड़ित है। बावजूद इसके यह समाज थोड़ा कुछ वर्ग संपन्न होने की वजह से यह वर्ग खुद को पिछड़ा मानने से इनकार करता है, और जब ऐसी घटनाएं होती है तब उसे संगठन का महत्व जो है वो समझ में आता है। तो इस समाज की दोनों स्थितियां मैंने बताई है, पर सिर्फ यह समाज की, यह मेरे समाज की स्थिति नहीं है। आज ओबीसी प्रवर्ग में केंद्रीय स्तर पर हजारों जातियां हैं, राज्य स्तर पर 371-72 जो भी, मतलब सैकड़ों जातियां हैं। यह एक प्राथमिक रूप में मैं मेरे समाज की व्यथा आपके सामने रखी। ऐसी ही व्यथा इस ओबीसी प्रवर्ग में आने वाले हर जाति की कम ज़्यादा प्रमाण में है, लेकिन हम लोग इस स्थिति से कुछ हद तक अनभिज्ञ हैं। मुझे ऐसा लगता है अनभिज्ञ नहीं है। जैसे कि मेरी एक बहना है,
जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का एक उद्धरण हर बार कहती है कि ओबीसी यह सोया हुआ शेर है। शेर है पर सोया हुआ है, किस काम का? जब शेर सो के रहेगा तो चूहे भी आएंगे, दौड़ के चले जाएंगे, काट कर चले जाएंगे, खेल कर चले जाएंगे। तो जो सोया हुआ जो शेर है, अब कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है क्या यह शेर सोया हुआ है या सोने का नाटक कर रहा है? तो मुझे लगता है कि सोया हुआ शेर और सोने का अभिनय करने वाला शेर, इस बीच में हमारी ओबीसी की मानसिकता जूझ रही है। यह ओबीसी की मानसिकता जो जूझ रही है, जो ओबीसी प्रवर्ग इस मानसिकता से जूझ रहा है, तो आज का विषय थोड़ा जरा अटपटा सा है। कुछ लोगों को लगेगा कि यह विषय कैसे चुना गया है कि ओबीसी की जागृति यही आरक्षण प्रक्रिया में सहभागिता है। क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमारे संवैधानिक हक क्या है, तब तक हम उसे मांग भी नहीं सकेंगे। तो इस मानसिकता में जूझ रहा मेरा समाज और ओबीसी प्रवर्ग, इनको जगाने का समय आ चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा हम जो कुछ भी कार्य चल रहा है हमारा, उसकी वजह से इस सामाजिक चेतना का उदय हुआ है। देखा गया है कि हमारा जो संगठन है, जातिगत संगठन, उसके मुखिया चंद्रकांत जी डहाले, अतुल जी काटकर, संतोष जी डहाड़े, इनके साथ में बजरंग जी खरजुले, श्रीकांत जी जोजारे, हमारी बहनाएं सुप्रिया जी कुलथे, यशोदा जी पर्वतकर, इस स्तर पर ये जो नेताएं हैं, यह जाति की जो चौकट है उससे बाहर निकाल कर समाज को, इस नदिया को, इस छोटी नदी को ओबीसी प्रवर्ग के महासागर में जोड़ने का प्रयास कर रही है। बहुत से जो संगठन है, व्यक्तिगत तौर पर मैं सब नाम लेना मुझे यहाँ संभव नहीं होगा, लेकिन यह बदलाव हो रहा है। हम जब भी राज्य में जहाँ भी समाज की मीटिंगें होती है, वहाँ पे हम इस विचार को रखते हैं। जैसे कि चंद्रकांत डहाड़े साहब ओबीसी ब्रिगेड के राज्याध्यक्ष है, बजरंग खरजुले जी ओबीसी ब्रिगेड के पदाधिकारी है, मैं भारतीय पिछड़ा शोषित ओबीसी संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। इस तरीके से मेरा समाज, मुझे खुशी है कि इस ओबीसी जाति से लेकर प्रवर्ग की ये जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें मेरा समाज जुड़ रहा है, मेरी बहनाएं हैं जो जुड़ रही है। हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो यही विचार रखते हैं कि हम हमारी जातियों से उठकर हमें प्रवर्ग की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अभी की व्यवस्था में वर्ग है SC ST OBC, तो हमें अभी हमारे जाति के जो बंधन है वो तोड़ना होगा, और बंधन तोड़कर हमें प्रवर्ग की तरफ जाना होगा। तो जाति से प्रवर्ग के तरफ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वह है जाति संबंधी हमारा जो कुछ भी प्रेम है, स्नेह है। तो हम धीरे धीरे इस बात को समझ लेंगे, या समझना चाहिए कि जाति से ऊपर उठकर प्रवर्ग में मिलना कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो हम जो कह रहे थे, मैं जिस विषय पे आपको कह रहा था कि ओबीसी का जागरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो इस तरीके से है, वो शेर भी है लेकिन वो सोया हुआ या सोने का नाटक किया हुआ शेर है। आज 1931 के बाद में ओबीसी की जाति यहाँ जनगणना नहीं हुई है। हम लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी शासन व्यवस्था है, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लूँगा, किसी राजकीय पक्ष का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आज वह मेरा विषय नहीं है या व्यवस्था नहीं है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी का सरकार हो, शासन हो, किसी ने भी ओबीसी की मांगों की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा है। एक आयोग आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके रिपोर्ट को, उसकी सिफारिश अध्ययन करने, तीसरी रिपोर्ट आएंगी,
करते करते सिर्फ ओबीसी को इन न्याय आयोगों के चक्करों में घुमाते रहने का काम शासन व्यवस्था ने किया है। बावजूद इसके मंडल आयोग, बीपी मंडल साहब की अगुवाई में स्थापित मंडल आयोग की जो सिफारिशें है, वो सिफारिशें मानने वाले माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो ओबीसी के मसीहा कहे जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वीपी सिंह जी के बारे में मुझे आदर है कि उन्होंने मंडल आयोग सिफारिश से एक सिफारिश सिर्फ उस समय लागू की, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू कर 27% आरक्षण की जो मांग है, वैसे तो हम लोग क्या के अनुपात में मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने 27% आरक्षण की सिफारिश मान ली। और आपने देखा होगा कि जैसे सिफारिश मान ली, लागू की, देश में ये जो मांग थी उसे कुचलने के लिए, ये जो कुछ भी उन्होंने किया था उसे कुचलने के लिए किस तरीके से देश को दंगे भड़काए गए, देश को आग के हवाले किया गया, ये किसने किया, क्या किया, ये मैंने बताने की आवश्यकता नहीं, आप भली भांति जानते हैं। किसी जाति विशेष का नाम लेना, किसी संगठन का नाम लेना, यह इस समय उचित है ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे। और मेरे लिए सबसे दुख की बात यह है, आप समझिए इस विषय को, कि जो मोर्चे, जो कुछ भी एजिटेशन इसके खिलाफ हुआ, उसमें सबसे सामने मेरा ओबीसी भाई था। उस समय के आप जो भी जानकार है वो समझ रहे होंगे कि उस समय जिन्होंने इस मंडल आयोग की सिफारिश से लागू करने के खिलाफ जो भी जन आंदोलन हुआ, आंदोलन में बड़ी पैमाने में ओबीसी बांधव थे। यानी हम हमारे ही घर को जला रहे थे, हमें पता ही नहीं कि ये जो कुछ भी लागू हो रहा है ये मेरे लिए लागू हो रहा है, हमारे लिए लागू हो रहा है। कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है ये, कि मुझे पता ही नहीं कि ये सब मेरे लिए हो रहा है। ऐसे कई युवक थे जो पता ही नहीं था। अब कई इंटरव्यू आए, उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे, किस लिए गए थे, तुम्हें पता है क्या मंडल आयोग क्या है, ये तुम्हारे लिए लागू किया गया है? तब वो बंदा कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो चला भीड़ के साथ में। तो ऐसे ही हम लोग भीड़ के साथ में, विशिष्ट समुदाय के साथ में हम निकल जाते हैं, उनके पीछे जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये भीड़ हमें कहाँ लेके जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अब एक काम कीजिए, कोई यात्रा हो, जत्रा हो, कोई धार्मिक उत्सव हो, तो बिन बुलाए आप देखेंगे कि लाखों लोग आ जाते हैं, लाखों लोग, संभालना मुश्किल हो जाता है। आपके शादी में इनविटेशन दीजिए, सहकुटुंब सहपरिवार मित्रों सहित कम से कम 1000 लोग आ जाएंगे। हम हमारे घर पर बर्थडे का कार्यक्रम रखते हैं, कोई छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं, तो कम से कम 300-400 लोग। लेकिन अगर हम कहेंगे कि आज शाम को 6 बजे रेस्ट हाउस में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की सभा है, आपको आना है, तो कहते हैं कि मैं खेत पर हूँ, मैं बाहर हूँ, उसमें हमें 50 लोग भी मिलाना यह बड़ा मुश्किल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि यह हमारी घोर उदासीनता के कारण होता है। हम किसी उत्सव में बिन बुलाए जा सकते हैं, शादी त्यौहार में जा सकते हैं, लेकिन किसी ओबीसी मूवमेंट में, आंदोलन में बुलाने के बाद भी, मैसेज करने के बाद में भी, फ़ोन करने के बाद में भी हम इसका मुख्य कारण है हम इस विषय में जागरूक नहीं हैं, उदासीन हैं। और इसीलिए मुझे पता है आज के मायने में, आज मैं जो विषय कह रहा हूँ इसकी कितनी अहमियत है। ये स्थिति है और यह स्थिति बदलना है। जब तक ओबीसी जागेगा नहीं, तब तक उसे यह समझेगा नहीं कि मेरे संवैधानिक हक क्या है। अब जैसे मैं आपको छोटा एक उदाहरण देता हूँ, 2 घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो माँ भी उसी बच्चे है।
ये सीधी सी बात है, हम अपने रोज़ की जीवन शैली में हम देखते हैं, लेकिन न जाने क्यों हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि जब तक हम जागेंगे नहीं, हम कुछ मांगेंगे नहीं, हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं, तब तक ये कैसे होगा। तो मित्रों, ओबीसी की जागरूकता यह इसलिए विशेष है कि जो लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं उनके पीछे खड़ा होना ये हमारा काम है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि किस तरीके से ओबीसी प्रवर्ग जो है अपने खुद के अधिकारों के प्रति उदासीन है। अब इस उदासीनता के कारण क्या हुआ, जब से मैं समझ रहा हूँ, मेरी जानकारी है, तब से तो मैंने कि ओबीसी के लिए कुछ अच्छा होता हुआ देखा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ऐसी है कि ओबीसी को आरक्षण तो लागू कर दिया गया, सामने खाने के लिए प्लेट तो रख दी है, लेकिन क्रीमी लेयर की जो जांचक कंडीशन है वो डालकर उसके हाथ बांध कर रख दिए गए। खाना तो सामने रखा है, भैया खा ले पेट भर, लेकिन हाथ बांध के रख दिया, हथकड़िया लगा दिया है। आज के तारीख में 8-10 लाख रुपए की, जो भी 6 लाख की है, कहीं 8 लाख की है, ये जो क्रीमी लेयर है ये सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई है ओबीसी के पाँव में। लेकिन मेरे ओबीसी को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यही होता है, फिर धीरे धीरे लिटमस टेस्ट की जाती है। फिर अभी हम देख रहे हैं कि मेडिकल आरक्षण जो है इसमें ओबीसी की सीटें छीनी गई है, किसी को पता ही नहीं। अगर है भी पता तो मुझे क्या करना है, सीधी सीधी बात है। आयोग की जो सिफारिश है पूरी सिफारिशें लागू नहीं की गई है। इस तरीके से अब मैं गिनाऊंगा तो यह मेरे अभी चर्चा का विषय नहीं है। आप इन समस्याओं से भली भांति परिचित है। अगर मैं यह समस्या गिनाऊंगा तो आपको सब पता ही है कि किस तरीके से ओबीसी के हक को मारा जाता है, ओबीसी का हक छीना जाता है। बावजूद इसके मेरा यह विषय है कि हम चुप है, बावजूद इसके कि हम कुछ करते नहीं, हम कुछ कहते नहीं। यह जो हमारी उदासीनता है उसे हमें दूर करना है। होता यूँ है कि जब हम लोग बोलते हैं कि ओबीसी आंदोलन, ओबीसी जाति न्याय जनगणना, तो हमारा ही ओबीसी बंदा हमसे पूछ बैठता है इसका क्या फ़ायदा, याचा फ़ायदा काय। उस बंदे को समझाना पड़ता है कि इसका क्या फ़ायदा है, तो बाकी लोगों की क्या अवस्था होती होंगी। यानी उदासीनता का स्तर आप देखिए कि वो हमसे पूछता है कि इसका फ़ायदा क्या, उसका फ़ायदा क्या, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे एक मेरे मित्र थे, पत्रकार मित्र, वो कह रहे थे होगी जाति के जाति न्याय जनगणना, कब होगी, क्या करोगे करके। दोस्त था, दोस्ती की लिहाज में बोल गया कि मैं इतना कहा उससे कि हम जो प्रयास करेंगे, हम अगर छोटे छोटे प्रयास करेंगे, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारा ये जो प्रयास है, हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो ही छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बनता है। यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एक व्यक्ति भी है, हम अगर कार्य करने वाले के अगर पीछे है तो वह व्यक्ति जो हमारे लिए कार्य कर रहा है उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ेगा, उसकी ताकत बढ़ेंगी। अब हम किस तरीके से इस चीज़ को हमने करना चाहिए, देखिए मैं तो अभी कहा कि यह ऐसी मानसिकता ओबीसी की है, यह वास्तविकता है। पर फिर भी मैं तो ये मानने वाला हूँ कि माना कि अंधेरा बहुत घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है, दीपक जलाना कहाँ मना है, दीपक जलाना कहाँ मना है। और इसी विचारधारा पर यही ओबीसी की मानसिकता, ओबीसी प्रवर्ग की मानसिकता रखते हुए भारत शोषित संगठन ने इस अंधेरे को कम करने के लिए, जो सोया हुआ ओबीसी है उसे जगाने के लिए जो अभियान चलाया, उस अभियान को मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा कि मैं इसलिए रख रहा हूँ कि हम किस तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि जब से मेरा भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन यवतमाल जिला के अध्यक्ष पद पर मेरी नियुक्ति हुई या मुझे चुना गया, उसके बाद में मैंने जो भी देखा है वो मैं आपके सामने नज़र के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले ओबीसी जनजागरण के कार्यक्रम में शिरडी में जनवरी 2018 में
जात निहाय जनगणना अभियान के अंतर्गत जागृति अभियान के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में शिरडी। देखिए शिरडी में उस सम्मेलन में देश भर से, देश के कोने कोने से वहाँ ओबीसी के प्रतिनिधि आए थे। जैसे जो भी संसाधन उनके पास है वहाँ से वो आए, बड़े विचारवंत आए, कार्य करने वाले आए, संगठनों के प्रतिनिधि आए। और शिरडी में जो सम्मेलन हुआ वो मैं मानता हूँ कि ओबीसी आंदोलन में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए ऐसा यह सम्मेलन था, क्योंकि इस अधिवेशन में जो ठराव पारित हुए ओबीसी के हितों के लिए, ओबीसी के आंदोलन के लिए, ये ठराव ने इस महाराष्ट्र में, इस देश में ओबीसी की जो मूवमेंट है उसको दिशा देने का कार्य किया। और मुझे खुशी है कि मैं उस सम्मेलन का हिस्सेदार हो सका, उसमें हिस्सेदार होने का सुनहरा अवसर मुझे मिला। इस शिरडी सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण ठराव जो पारित, बहुत सारे ठराव वैसे पारित किए गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ठराव पारित किया गया वो इस जनगणना अभियान से संबंधित ओबीसी की जन जागृति का ही सबसे महत्वपूर्ण ठराव था। सभी जो सम्मिलित सदस्य थे, सम्माननीय सदस्य, उन्होंने एक स्वर में कहा कि ओबीसी की जागृति के लिए ओबीसी की जन जागृति यात्रा निकालना अत्यंत आवश्यक है। वैसे ठराव उस शिरडी सम्मेलन में पारित किया गया। और हमारे प्रदेशाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जी गोरे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य काळे सर, माचनवार सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी मंडल, सभी ने उसी सम्मेलन में यह निर्णय किया कि महाराष्ट्र में समता भूमि, चैत्य भूमि, समता भूमि से लेकर चैत्य भूमि मार्गे दीक्षा भूमि तक संवैधानिक न्याय यात्रा निकाली जाएंगी। मैं इस विषय को विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस यात्रा ने ओबीसी का जो मोमेंट है उसका पूरा चरित्र ही बदल दिया, पूरी दिशा ही बदल दी। हुआ यूँ कि संवैधानिक न्याय यात्रा का प्रारंभ जो है पुणे समता भूमि से, महात्मा फुले पेठ पुणे से 11 अप्रैल 2018 को शुरुआत हुई इसकी। और यह महाराष्ट्र के सभी जिलों से गुजरकर, विभिन्न इलाकों से गुजरकर यह यात्रा शुरुआत हुई, यह यात्रा गुजरी। मुझे खुशी है कि इस यात्रा का नेतृत्व हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जी गोरे इन्होंने किया और उनके साथ नेतृत्व किया विलास जी काळे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे महात्मा फुले को उनके जीवन संगिनी ने साथ दिया, उसी ही तरह से हमारी दो बहनाएं मायाताई गोरे और सुनीताताई काले, इन्होंने इस यात्रा में हमारे जो नेतागण हैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा योगदान इस तरीके से दिया कि ये जो काले और फुल गोरे दाम्पत्य है, जिसे हम मराठी में दाम्पत्य कहते हैं, इस दाम्पत्य ने एक बहुत बड़ी सनसनी इस महाराष्ट्र में, इस देश में पैदा की। देखिए, विदर्भ, महाराष्ट्र, इस इलाके में मई महीने में जो धूप होती है 44, 45, 46 डिग्री सेल्सियस, ऊपर कड़ा सूरज और नीचे से गर्म रास्ते, इस विपरीत नैसर्गिक स्थिति में इस जोड़े ने उस समय पूरे महाराष्ट्र में संवैधानिक न्याय यात्रा का आयोजन भी किया, उसे सफल भी किया। हुआ यूँ कि यह यात्रा महाराष्ट्र के हर जिले से, हर तालुके से गुजरी, हर प्रभाग से गुजरी। ये यात्रा जहाँ जहाँ गई वहाँ इस यात्रा का पुरजोर स्वागत किया गया, इन विचारों का स्वागत किया गया। हुआ यूँ कि दीप से दीप जलता गया, चिंगारी से चिंगारी लगती गई। और ओबीसी के जनजागरण का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा करने में यह यात्रा काफ़ी हद तक सफल रही। हुआ यूँ कि
हर बात में अभी आप देखेंगे तो ओबीसी का विषय हर किसी के अभी ओठों पे है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो ज़मीन बंजर थी उसे सुपीक बनाया इस जोड़ी ने, काले और गुर्जर। मैं इसलिए हम जरा व्यक्तिगत तौर पर बात करते हैं, फिर भी मैं पुनः मेरी यवतमाल इकाई और समस्त ओबीसी की तरफ से माननीय ध्यानेश्वर जी गोरे और विलास जी काले इनका अभिनंदन करना चाहूँगा। उनके साथ में हमारी जो बहनाएं हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। तो जगह जगह पर यह बीज बोते गई एकता की, उसे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी उसको हर जगह पे उनको समर्थन मिला। देखते 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 यह यात्रा धीरे धीरे करते करते समापन तौर पर 11/5/2018 को चैत्यभूमि दादर पहुँची। जब वो यात्रा वहाँ पहुँची तब पूरे महाराष्ट्र में वह अपने जन जागरण का कार्य कर चुकी थी। इस जन जागरण यात्रा के बाद में इसकी सफलता इतनी रही, देखिए महाराष्ट्र में अगर आपने देखा होगा, महाराष्ट्र मेरी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा अभी के जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उन्होंने जातनिहाय जनगणना के लिए विधानसभा में सभागृह में ठराव पारित किया और वो सभी पक्षों के लोगों ने उसका समर्थन किया। यह एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ इस संवैधानिक न्याय यात्रा की, कि जिसकी वजह से ओबीसी में यह जागरूकता पैदा हुई। तो इसी तरीके की जागरूकता अगर हम करते हैं तो यह चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने शिरडी का बताया, संवैधानिक न्याय यात्रा निकली। अब आप कहेंगे कि ये तो संगठन का कार्यक्रम हुआ, जनसामान्य से संबंधित क्या हुआ? पिछले साल जब मेडिकल के आरक्षण में कटौती हुई थी तो यवतमाल, महाराष्ट्र में यवतमाल एक ऐसा शहर है, एक ऐसा यूनिट है कि जहाँ ओबीसी के इस आरक्षण के कटौती के खिलाफ भरे पानी में संविधान बचाओ मोर्चा निकला था। और मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस मोर्चा में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन की सहभागिता, उसका जो हिस्सा था वो शेर का हिस्सा था। भाइयों और बहनों, मैं ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हारे किसी के दिमाग में ये न है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब हुआ है आप लोगों की सहभागिता से, और इसी तरीके से अगर हम सहभाग लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, ऐसा हुआ है कि यवतमाल में यह जो मोर्चा निकला था, इस मोर्चा की जो कुछ भी बातें हैं, इस मोर्चा का फलित यह रहा कि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इस मोर्चा का कंसिडरेशन किया गया, इस मोर्चा पर ध्यान रखा गया, और सभी जो कुछ भी शासक वर्ग है उसे यह पता चला कि ओबीसी एक हो सकता है। अभी देखिए, एक यवतमाल जैसा शहर, मेडिकल का रिजर्वेशन इशू बड़ा था, आंदोलन उस मायने में अगर देखे जाए तो छोटा हुआ, लेकिन इसकी जो आग भड़की, इसका जो धुआं निकला, इसने पूरे महाराष्ट्र को चकाचौंध करके रख दिया। देखिए, इसी तरीके से अगर हम छोटे मोटे पैमाने पर भी क्यों ना हो, हम अगर शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो उसके परिणाम हमें अच्छे मिल सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि मंडल आयोग के हिसाब से जो आरक्षण हमें मिलना चाहिए, उससे कई कम मात्रा में हमारे यवतमाल जिला, चंद्रपुर जिला, धुले जिला, नंदुरबार जिला, यहाँ पर हमें आरक्षण मिलता है। इसकी मात्रा इतनी कम है कि अब क्या बताएं। तो देखिए, ऐसे कई तरीकों से ओबीसी को का हक छीना जाता है, फिर भी वो चुप रहता है, इसलिए यह सब चीज़ें होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ बता रहा था कि भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन ने किस तरीके से जन जागृति करने का प्रयास किया है। यह आरक्षण मोर्चा के बाद में यवतमाल में ओबीसी एल्गार मोर्चा का भी आयोजन हुआ, ओबीसी जन जागृति अभियान का भी आयोजन हुआ। इस तरीके से ओबीसी को जागरूक करने का कार्य भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन कर रहा है।
जो कार्य संगठन कर रहा है उस कार्य में आप भी व्यक्तिगत तौर पर आपका योगदान दे सकते हो। अब बात ऐसी है, अब मुझे लगेंगे कि मैं व्यक्तिगत तौर पर अकेला क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें 2 उदाहरण यहाँ दूंगा। सबसे पहला उदाहरण तो यह है भाइयों कि जब एक घने जंगल में आग लगी थी, आपने यह किस्सा सुना होगा। घने जंगल में आग लगी थी, इतनी बड़ी आग थी कि कितने 100 भी फायर ब्रिगेड अगर आप लाए तो संभवतः वह आग न बुझे। सब भागदौड़ कर रहे थे आग को कैसे बुझाया जाए। इतने में एक चिड़िया उड़ जाती है, अपनी चोंच में पानी लाती है और वो पानी से वो आग बुझाने का प्रयास करती है। वो निरंतर जाती है कुएं पर, तालाब पर, चोंच में पानी भर कर लाती है और वो आग बुझाने का प्रयास करती है। इस प्रयास को देखते हुए वहाँ के लोग बोलते हैं उस चिड़िया की, चिड़िया तू ये क्या कर रही है, जहाँ इतने फायर ब्रिगेड ये आग को नहीं बुझा सकते तो तेरा 2-4 बूंद पानी क्या करेगा। तो चिड़िया गर्व से कहती है, मुझे पता है, मुझे भली भांति पता है कि मैं जो पानी ला रही हूँ 2-4 बूंद, इस पानी से इस आग को बुझाया नहीं जा सकता भाई साहब, लेकिन इतना तो ज़रूर होगा कि कल इस आग का इतिहास जब आएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वाले में लिया जाएगा, ना कि आग लगाने वाले में। यह जुनून अगर हम रखते हैं तो एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। यह जुनून अगर रखता है कोई, तो हम इस व्यवस्था में जो हमारे विरोधी है या फिर यह जो हमारे विरोधी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। देखिए भाई साहब, यह मैंने एक आपको उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण धार्मिक स्थिति से निगड़ित है, शायद किसी को पसंद आए या न भी आए, लेकिन मैं बताना मेरा कर्तव्य समझूंगा। जब राम सेतु बन रहा था, वानर हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर डालकर राम सेतु बना रहे थे। इस संकल्पना को हम थोड़ा बाजू में रखेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य है कि वहाँ पर एक जैसे घड़ियाली बोलते हैं, आप हम खारुताई बोलते हैं, वो पत्थरों के जो भेद है, ये छेद है, वो बुझाने का काम कर रही थी। एक वानर ने बोला, अरे बाजू हट जा, मेरा पैर गिर जाएगा या किसी का पैर गिर जाएगा तो तू मर जाएगी, क्या काम कर रही है। तब उसने ये कहा था कि मेरे से जो भी प्रयास होता है मैं कर रही हूँ, मेरा इसमें इतना, जिसे अभी आज भी कहा जाता है खारुताईचे योगदान। कहने का मतलब ये है, ये दोनों उदाहरण मैं इसलिए आपको दिया कि हम यह सोच लें कि हम छोटा सा भी अगर कुछ करते हैं तो उसका योगदान हमारे इस मोमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब देखिए, आप तो अब बोलेंगे मुझे कि भाई साहब ये कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है और इसमें आप हमें ये लेक्चर सुनाते बैठे, हमें बौद्धिक दे रहे हैं, ये कैसा, क्या कर सकते हैं हम इस कोरोना की स्थिति में। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, घर में बैठे हाथ पर हाथ धरे, लॉकडाउन हुआ है। तो मित्रों, मैं आपको एक कहना चाहूँगा, कोरोना महामारी जो है वो, उससे तो हमें अपना बचाव करना ही है, घर में रहना है। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगा, यह शब्द मुझे भी रास नहीं आता, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना है। ये सब करके हम इस महामारी से तो लड़ लेंगे, लेकिन इस महामारी के आड़ या इस महामारी की वजह से हमें हमारी ओबीसी मूवमेंट जो है उससे दूर मानसिक दृष्टया कैसे किया जाए, क्या इसका कुछ हमारी शासन व्यवस्था ऐसे कुछ कार्य तो नहीं कर रही है, इसकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। मुझे पता है पेट की आग तो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे मराठी में कहा जाता है कि आधी पोटोबा मग विठोबा, ये तो मैं भी मानता हूँ कि हमारे पेट की आग सबसे महत्वपूर्ण है। और बात अब ऐसी हुई है, हम जिंदगी के उस मोड़ पर पहुँचे हैं, उस मकाम पर पहुँचे हैं कि अभी ज़िंदगी जीना यही सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आज की यह वास्तविकता बता रहा हूँ। अब यह वास्तविकता आप बोलेंगे कि हमको तो आपने अभी तक ये कहा, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, और अभी कैसे कह रहे हो कि कोरोना का ये है।
कोरोना से हम ज़िंदगी से जूझ रहे, सही बात है, हम ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विपरीत स्थिति में भी कार्य किया जा सकता है, इसलिए मैंने आज सब आपको यह बताया है। अब विपरीत स्थिति में कार्य कैसे किया जा सकता है? आप तो बोलेंगे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और आप कैसे हम ओबीसी को एक कर सकते हैं या कैसे हम ओबीसी को जागरूक कर सकते हैं? तो भाइयों और बहनों और साथियों, मैं पुनः एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, बड़ी संक्षिप्त में सुनाऊंगा। बात ऐसी है कि एक हाथी का बच्चा हंसते खेलते जंगल में एक सूखे कुएं में जा गिरा। सूखा कुआं, पानी नहीं था उसमें। चूँकि हाथी का बच्चा कुएं में जा गिरा, कुआं बड़ा थोड़ा सूखा हुआ था, लेकिन फिर भी अब उसे वह चिल्लाने लगा, चित्कारने लगा बाहर निकलने के लिए, लेकिन चूँकि बहुत वो डीप था, खोल था, तो वो ऐसे खुद होके बाहर नहीं निकल सकता था। मतलब विपरीत परिस्थिति में फंस चुका था कि उसे किसी की मदद की आवश्यकता थी, उसके बगैर वो निकल नहीं सकता था। अब वहाँ से आने जाने वाले राहगीर जो भी उसकी आवाज़ सुनकर जो भी लोग आए, दौड़े भागे, उन्होंने देखा अरे छोटा सा बच्चा कुछ रहता था तो निकाल भी लेते थे, हाथी का बच्चा कैसे निकालेंगे? तो कोशिश किसी ने भी नहीं की, सुझाव हजारों आए, वो बच्चा वैसे के वैसे विखलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसको निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके विपरीत कुछ जो विघ्न संतोषी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उसको पत्थर मारना चालू किया, उसके ऊपर मिट्टी डालना चालू किया, और एक बंदे ने दे दिया, नहीं तो किसी इसको बाहर निकाल नहीं सकते, एक काम करते हैं, इसके ऊपर मिट्टी ढकेल देते हैं और बुझा देते हैं, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अच्छा लगा सबको सुझाव, क्योंकि कैसा था, किसी को मिटाना था तो सुझाव अच्छा लगा, बचाना तो मुश्किल होता है, मिटाना तो आसान होता है। लावड़े फावड़े घमेले लाए और वो हाथी को बुझाने के लिए वो मिट्टी को खींचने लग गए। अब हाथी का बच्चा बेचारा परेशान हो गया कि मैं तो बचने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ और ये लोग मुझे मिटाने के लिए मेरे ऊपर ये कर रहे हैं। वो थोड़ी देर तक उदास हो गया, नाराज़ हो गया। उसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ पड़ा नहीं है, अब तो मैं इसी में दफन हो जाऊंगा, इसे ही दफना दिया जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद में उसे ध्यान में आया कि यह जो मिट्टी मुझ पर डाली जा रही है मुझे मिटाने के लिए, क्यों न उसी मिट्टी का मैं सहारा लूँ। और वो धीरे धीरे वो जो मिट्टी है अपने पैरों के तले दबाते चला गया, और उसी मिट्टी को दबाते 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 इस वो जो सूखा कुआं उसके आ गया, लगा दी और जंगल में चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई विपरीत परिस्थिति यह तुम्हें बाधक नहीं हो सकती। आज कोरोना की विपरीत परिस्थिति है, लेकिन कोरोना के विपरीत परिस्थिति ने भी हमें एक चांस जिसे कहेंगे वो दिया है, एक अवसर दिया है। यह अवसर ये दिया है कि इस लॉकडाउन की वजह से हम जो घर में हैं, तो हम हमारे ओबीसी मित्रों को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण, मेडिकल, मंडल कमीशन, नच्छीपन आयोग, जो विषय है हमारे ओबीसी से रिलेटेड, उस विषय पर हम उनके साथ में सघन बातचीत कर सकते हैं। डिटेल जिसे कहते हैं, ऐसी सघन बातचीत हम कर सकते हैं। यानी ये जो समय हमें मिलेगा उसका सदुपयोग हम हमारा जो आंदोलन है उससे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, ओबीसी की जन जागृति के लिए कर सकते हैं। भाइयों, मैं आपको अभी और एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि आप बोलेंगे बहुत उदाहरण देते हो, लेकिन ओबीसी को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विलास जी काळे सर और हमारे ट्रेजरर कोषाध्यक्ष केळझरकर सर, यह सुबह सवेरे सैर सपाटा करने के लिए, जिसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं हमारी भाषा में, अपनी भाषा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। वो 5 ओबीसी के घर जाते हैं सवेरे, 5 ओबीसी बांधवों के घर में जाते हैं, हर घर पर जाते हैं चाय पीने के बहाने, और उनसे बात करते हैं अपनी ओबीसी की, उनसे बात करते हैं ओबीसी की समस्या की, उनसे बात करते हैं आंदोलन की। आज लोग अगर हम तो देखिए श्रृंखला है, यह पूरा होने में कितना समय लग सकता है को दिया। दूसरा उदाहरण मुझे पता है,
दूसरा उदाहरण मुझे पता है कि हमारी महिला इकाई की अध्यक्षा मायाताई गोरे या कहिए ये VC चलाती है, अनगिनत ग्रुप्स उनके पास में है। ये कुछ पैसे के लिए नहीं चला, या पैसे का चलन वलन करने के लिए नहीं चलाती है, यह चलाती है इस VC के माध्यम से उनके साथ में OBC महिलाएं जुड़ जाती है। जब उनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें OBC की चर्चा होती है, OBC के विषयों पे चर्चा होती है। और इस तरीके से गोरेताई मायाताई के साथ में पूरा ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हमारे कालेताई, ये छोटे छोटे जो आयोजन होते हैं पुण्यतिथि के, इस आयोजनों के लिए ऐसे छोटे छोटे ग्रुप। मैं बहुत छोटे पैमाने पर बात कर रहा हूँ साहब, इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से निकलेंगे, ये जो पेड़ है, ये पौधा जो है, इसे मजबूत करेंगे तो इसकी डालियाँ मजबूत होंगी, ये पेड़ होगा, इसके मीठे फल आएंगे। आप बोलेंगे क्या हमें यहाँ बातें बता रहे हो प्राइमरी लेवल की कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। मेरा उद्देश्य कहने का यह है कि हम इस तरीके से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देखिए अब इस कोरोना के इसमें हम तो चूँकि जय विज्ञान जय संविधान बोलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। तो इस कोरोना की स्थिति में भी कल मुझे याद है, कल BPSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जूम मीटिंग हुई। देखिए यानी विज्ञान को मानने वाले हम लोग विज्ञान का सहारा लेकर हम हमारे संगठन को बढ़ा सकते हैं। हम हमारा जो प्रवर्ग है, OBC प्रवर्ग है, उसकी लड़ाई को हम मजबूत कर सकते हैं। कल यह मीटिंग हुई, मुझे बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यह जो कुछ भी हमारा ऑनलाइन या फिर व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जो भी अभियान चल रहा है, इसमें देखिए हमारे ढाकुलकर सर है, देखिए उनका योगदान देखिए कि वो व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इस माध्यम से OBC को जोड़ने के और OBC मूवमेंट को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मेरे पास जो हम OBC मूवमेंट में जब हम काम कर रहे हैं, देखना पड़ेगा हमें 3T देखना पड़ेगा। एक तो हमें टाइम देना पड़ेगा, ट्रेजर यानी पैसा देना पड़ेगा, हमें वक्त देना पड़ेगा, या हमें पैसे देना पड़ेगा, जिसके पास ये सब चीज़, या फिर ज्ञान देना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें जिसके पास में है वो तीनों भी चीज़ें दे, या तीनों चीज़ें सबके पास है लेकिन वो दे नहीं सकता तो समय दे, जो समय नहीं दे सकता वो पैसा दे, और जो पैसा नहीं दे सकता, मेरे भाई साहब भाइयों, आप समर्थन तो दे सकते हो, एक ताली तो बजा सकते हो, एक लाइक तो दे सकते हो, एक कमेंट तो कर सकते हो। आपका इतना भी करना मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आपका इतना भी करना इस मूवमेंट को बढ़ावा दे सकता है। तो भाइयों, मैंने विषय इसीलिए चुना था कि अगर ये सब करेंगे तो ही हम इस लड़ाई को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी इतने में कहना है कि सब लोग कहेंगे कोरोना आया है, लोग कहेंगे कोरोना, तो आपने कहना है डरो ना। हमें हमारी सावधानी तो लेना है, लेकिन हमारी जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी से निगड़ित आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भली भांति हम जानते हैं कि संभवतः यह हमारे से ज़्यादा हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनके लिए यह काम करने वाला है। आज हम जो कार्य कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, उसका फल जो है हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है। तो इस कोरोना के भी फेज़ में हम इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मुझे लगता है कि हम इस OBC आंदोलन से जुड़े रह सकते हैं। तो जुड़िए, आपसे जो भी आप दे सकते हैं, आपको जो भी गिलहरी का योगदान हो या चिड़िया का योगदान हो, जो भी योगदान हम लोग दे सकते हैं वो हमने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और भाई और बहनों, अगर हम ये सब करेंगे तो ही हम हमारी आवाज़ ऊंचे स्वर में सरकार तक पहुंचा पाएंगे। तो आपने देखा, यह हम संवैधानिक न्याय व्यवस्था में हम रह रहे हैं। हम भारतीय संसदीय लोकशाही
की व्यवस्था हमने स्वीकार की है। इस लोकशाही में होता ऐसा है कि आपको भी पता है कि यहाँ सर गिने जाते हैं, किसके पीछे कितना समर्थन है वो देखा जाता है, और जिसके पीछे जितना समर्थन होगा उसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए हम बार बार यह मांग कर रहे हैं कि ओबीसी की जातनी यहाँ ये जनगणना होनी चाहिए। ये अगर होती है तो हमें हमारी संख्या का पता चलेगा और संख्या के अनुपात का पता चलेगा, और उस अनुपात में हमें हमारे जो बजट है, हमारे जो कल्याणकारी योजना है, उसमें हमारा उतना योगदान हमें मिल सकता है। अब देखिए, इसी श्रृंखला में, जागृति श्रृंखला में, इस 26 तारीख को राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय पिछड़ा ओबीसी संगठन की तरफ से महाराष्ट्र के सभी जिलों में जिलाधिकारियों को तो मैं सभी से आग्रह करूंगा आपसे, तारीख को 26 जून को हमें जिलाधिकारी कार्यालयों पर जाकर हमें ज्ञापन देना है। क्योंकि लॉकडाउन लगा है, फिर भी आज हम कलेक्टर की तरफ जाकर, जिलाधीश की तरफ जाकर, मजिस्ट्रेट की तरफ जाकर, एसडीओ की तरफ जाकर हम अपना निवेदन दे सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम कर नहीं सकते, हम कर बहुत सकते हैं, कर कुछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात ऐसी होती है कि हम कुछ करने के बजाय हम सोच में गिरते हैं, ये कैसा होगा, ये हम क्यों करें, ये हम क्या करें। यह हम जो ओछी मानसिकता है, या फिर ओछी नहीं कहेंगे, क्षमा करें मुझे, छोटी सोच भी नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ कहूँगा ये जो सोच है ये हमें छोड़ना चाहिए। और बड़े पैमाने पर हमारा जहाँ भी जो भी योगदान दे सकते हैं, हम जहाँ जिस स्थिति में हैं, जिस गांव में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, वहाँ जहाँ भी, एक बात सोचिए, हमारे गोरे सर हमेशा कहते हैं कि अगर 4 लोग खड़े रहेंगे तो उसमें से 3 लोग ओबीसी के निकलेंगे। यानी सोचिए हमारी शक्ति कितनी बड़ी है। पर हम उस कांचन मृग की तरह, कस्तूरी मृग की तरह हम हमारी शक्ति पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारी शक्ति हमारे ही पास है, परंतु हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन यह शक्ति को हम पहचान लेंगे, हम एकजुट हो जाएंगे, हमारी एक आवाज़ आएंगी, उस दिन इस कंधे पर झंडा भी हमारा होगा, इस कंधे पर डंडा भी हमारा होगा, एक कंधा भी हमारा होगा। यूँ कहे तो कंधा भी हमारा होना चाहिए, डंडा भी हमारा होना चाहिए, और झंडा भी हमारा होना चाहिए। आज वह दिन दूर नहीं कि इस देश का ओबीसी जब एक हो जाएगा तो इस देश में ओबीसी के हितों का कार्य करने वाली सरकार आएगी, व्यवस्था आएंगी, प्रशासन आएंगी। मैं इतना ही कहूँगा, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो साथियों, मैंने यह प्रयास किया यह समझाने का कि किस तरीके से हमें जागृति की आवश्यकता है, और हमारी यह जागृति ही किस तरीके से हमारे आंदोलन को दिशा दे सकती है, हमारे आंदोलन को ताकत दे सकती है। और जाते जाते तो इतना ही कह सकूँगा कि भटकते हुए ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही मंजिल तो मिल जाएंगी। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। हम तो अब घर से निकल चुके हैं, कंधे पर ओबीसी का झंडा लेकर। आप भी आइए, हमसे मिलिए, हमारे में शामिल हो जाइए, और देखिए इस देश का, इस राष्ट्र का, ओबीसी का भविष्य निश्चित तौर पर स्वर्णिम होगा। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जिस दिन इस व्यवस्था में हम लोगों की आवाज़ जो है वो ऊंची रहेगी। हम लोग, हमारे हक को लेकर हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इस व्यवस्था से, यह व्यवस्था हमें वह हक देगी, ज़रूर देगी, क्योंकि इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। तो ओबीसी भाइयों, जागिए, उठिए और यह संकल्प कीजिए कि जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय ओबीसी, जय विज्ञान, जय संविधान।